ये कहानी शुरू होती है जिहोन से, जो एक हारा हुआ इंसान था। उसके पास न पैसे थे और न ही उसका परिवार उसके साथ था। उसकी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो कर्ज में पूरी तरह डूब चुका था। ऐसे में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का सुझाव दिया। इस गेम में करीब 500 लोग हिस्सा लेने आए थे। गेम में एक रोबोट था। जो भी गलती करता, रोबोट उसे चुनकर मार देता। अपनी जान बचाने के लिए जिहोन ने एक बुजुर्ग कैंसर मरीज को धोखा दिया और खुद को बचा लिया, और आखिर में उसने गेम जीत लिया और वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिल में एक भारी बोझ था, क्योंकि 500 में से सिर्फ वही एक था जो गेम जीतकर बाहर आ सका था। बाकी सभी लोग खेल के दौरान मारे गए। गेम जीतने के बाद उसके पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन उसने उन पैसों को छुआ तक नहीं, क्योंकि उसे पछतावा था कि उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। हालांकि उसने ये गेम अपनी मर्जी से नहीं जीता था। फिर एक दिन उसे एक अजीब व्यक्ति का फोन आता है, जो उसे अस्पताल बुलाता है। जिहोन हैरान हो गया जब उसने देखा कि वो वही बूढ़ा कैंसर मरीज था जिसे उसने धोखा दिया था, लेकिन अब वह उसके सामने जिंदा खड़ा था। यही जिहोन को पता चला कि इस डेथ गेम को सिर्फ अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया था। यह कैंसर मरीज अपनी बोरिंग जिंदगी से तंग आ चुका था और अपनी जिंदगी में रोमांच लाने के लिए उसने यह डेथ गेम शुरू किया। जिहोन उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने फैसला किया कि वह इस खेल को हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसके बाद कहानी में जूनहो की एंट्री होती है, जो एक पुलिस अधिकारी था। उसका भाई अचानक गायब हो गया था। अपने भाई की तलाश करते हुए जूनहो को कमरे से एक गेम कार्ड मिलता है। जब उसने जांच शुरू की तो उसे पता चला कि जिहोन भी इस खेल से जुड़ा हुआ है। जूनहो ने जिहोन का पीछा किया और किसी तरह इस खेल में घुस गया। हालांकि वह खेलने के लिए नहीं आया था। उसने एक गार्ड को मारकर उसकी वर्दी पहन ली और छुपकर खेल के अंदर घुस गया। खेल के दौरान जूनहो ने इस खेल में हो रहे अत्याचारों का पता लगाया। उसने इस खेल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और किसी तरह इस आइलैंड से भागने में सफल हुआ। कहानी यहीं पर खत्म होती है। उसने सारे सबूत पुलिस को भेज दिए थे, लेकिन आइलैंड पर सिग्नल नहीं था, इसलिए जूनहो का मैसेज पुलिस तक नहीं पहुंच सका। सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि फ्रंटमैन ने जूनहो को पकड़ लिया। फ्रंटमैन वही शख्स है जो इस गेम को ऑपरेट करता है, और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब पता चलता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं, जूनहो का भाई है। उसने अपना चेहरा दिखाया और जूनहो को गोली मार दी। फिर उसने सोचा कि जूनहो मर गया है, इसलिए उसे पानी में फेंक दिया। यहीं पहले सीजन का रिकैप खत्म हो जाता है। दूसरे सीजन की कहानी यहीं से शुरू होती है। सबवे स्टेशन पर अब हम जिहोन को देखते हैं, जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा, उसकी नजर 2 लोगों पर पड़ी। उनमें से एक वही आदमी था जिसने जिहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। जिहोन समझ गया कि ये लोग नए गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अब वह उनकी बुरी योजना को कामयाब नहीं होने देगा। वह उस आदमी तक पहुंचने के लिए दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। वह आदमी वहां से जा चुका था। जिहोन ने उस शख्स से कार्ड ले लिया जिसे गेम वाले आदमी ने कार्ड दिया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। जैसे ही कॉल किया, उसने फ्रंटमैन को धमकी दी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी योजना में कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बार ये गेम नहीं चलने दूंगा। उसकी धमकी सुनकर फ्रंटमैन भी उसे धमकाने लगा। उसने कहा, अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन परेशानियों में मत पड़ो। यह सुनकर जिहोन समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग किसी तरह से उस पर नजर रख रहे हैं। लेकिन ये कैसे संभव था? उसने समझा कि उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर है। वह तुरंत वॉशरूम में गया और अपने शरीर में ट्रैकर ढूंढने लगा। उसे अपने कान के नीचे एक ट्रैकर मिला। उसने उसे कटर से काटकर हटा दिया। इसके बाद हमें जूनहो का सीन दिखाया गया, जिसे फ्रंटमैन यानी उसका अपना भाई पिछले सीजन में पानी में फेंक चुका था। पता चला कि एक मछुआरे ने उसे पानी से बचा लिया था और अब वह अस्पताल में भर्ती है। कई दिनों के बाद जूनहो को होश आया। दूसरी तरफ जिहोन, जिसने अपने शरीर से ट्रैकर हटा दिया था, अब पूरी तरह अंडरग्राउंड चला गया है ताकि स्क्विड गेम के लोग उसे ट्रैक न कर सके। इसके बाद उसने 2 महीने इस प्लानिंग में बिताए। इस बीच हमें जूनहो दिखाया गया,
जो अब भी अपने भाई की तलाश में है। वह अब ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मकसद स्क्विड गेम को खत्म करना था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि स्क्विड गेम में लोगों को कितनी बेरहमी से मारा जाता है। जब उसने इस मामले पर अपने सीनियर से बात की तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब जूनहो ने उस आइलैंड से स्क्विड गेम के सबूत भेजे थे तो वो किसी तक पहुंच ही नहीं पाए। इसी वजह से सभी ने मान लिया कि जूनहो झूठ बोल रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जीहोन दिखाया जाता है, जिसे फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया है। फ्रंटमैन उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। डरते डरते जब जीहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन उसके सामने 2 कटे हुए सिर लेकर खड़ा था। अचानक जूनहो की आंखें खुल जाती हैं और उसी समय जीहोन की भी आंखें खुल जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। जैसे ही वह जागता है, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। ये वही गैंगस्टर था जिसे जीहोन ने पिछले सीजन में काफी पैसे दिए थे, लेकिन अब वह गैंगस्टर जीहोन के लिए काम करता है। वह और उसके साथी सबवे स्टेशनों पर उन लोगों की तलाश करते हैं जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को फंसाते हैं। अब वक्त आ गया था जब जूनहो ने 2 साल पहले स्क्विड गेम के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी। इस बार उसने हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को तैनात करने का काम गैंगस्टर को सौंपा। इसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन येन दिए और वादा किया कि अगर वह उस आदमी को ढूंढ पाए जो लोगों को स्क्विड गेम में फंसाता है और अब भी यह काम कर रहा है, तो उसे 10 लाख येन का इनाम मिलेगा। इनाम की रकम सुनकर गैंगस्टर हैरान रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दिया कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम का आधा हिस्सा मिलेगा। जूनहो ने यह लालच इसलिए दिया ताकि हर कोई पूरी मेहनत करे, क्योंकि अगर इस बार वह उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया तो उसे पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और इस 1 साल में सैकड़ों लोग उस गेम की वजह से मर जाएंगे। दूसरी तरफ जूनहो स्क्विड गेम के आइलैंड को ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था। वह यह काम उसी मछुआरे के साथ कर रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। जहां जूनहो ने उस मछुआरे से मुलाकात की थी, उन्होंने आसपास के सारे आइलैंड्स छान मारे, लेकिन फिर भी स्क्विड गेम के आइलैंड का पता नहीं चल पाया। इसके बाद सीन कट होता है और गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सभी को निर्देश दिया कि उन्हें सबवे स्टेशन पर एक खास शख्स को ढूंढना है। वह आदमी सूट पहने होगा, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जो पैसों से भरा होगा और वह लोगों के साथ एक गेम खेलेगा। गेम खत्म होने के बाद वह उन्हें एक कार्ड देगा। इसके बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। काफी धैर्य और कोशिशों के बाद 2 आदमी आखिरकार उस शख्स को ढूंढ निकालते हैं। वह सबवे स्टेशन पर 2 लोगों के साथ गेम खेल रहा था। उन्होंने तुरंत उसकी लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर और जूनहो को भेज दी और खुद उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। एक दिन वह आदमी एक सुविधा स्टोर पर गया। उसने वहां से बहुत सारी ब्रेड और लकी ड्रॉ कार्ड खरीदे और फिर वह भिखारियों के पास गया। उसने उन भिखारियों के सामने 2 विकल्प रखे, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ कार्ड। लगभग सभी ने लकी ड्रॉ कार्ड चुना, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। इसके बाद उस आदमी ने सारी ब्रेड जमीन पर रख दी और उन पर चलने लगा। उसने कहा, मैंने इस खाने को बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुम लोगों ने इसे बर्बाद किया है। तुम सब पैसे के लालच में थे। वह इस तरह लोगों की मानसिकता को समझ रहा था और यह जज कर रहा था कि कौन कितना लालची है, ताकि अगली बार वह उन्हें इस गेम में फंसा सके। उसी समय यह भी दिखाया जाता है कि जीहोन के लोग भी उसके पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने उसकी नई लोकेशन जीहोन को भेज दी। जीहोन तेजी से वहां पहुंचने के लिए गाड़ी चला रहा है, लेकिन जल्दबाजी में वह एक सिग्नल तोड़ देता है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में जूनहो तैनात था। उसने देखा कि जीहोन का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने माफी नहीं मांगी और न ही चिल्लाया, बल्कि गुस्से में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह किसी बड़ी जल्दी में है या फिर कोई अपराध करके भाग रहा रहता है। जूनहो ने जीहोन की कार का नंबर नोट किया और उसकी जानकारी निकाली। तब उसने जीहोन का नाम पहचान लिया। उसे याद आया कि पिछली बार भी जीहोन का पीछा करते करते वह स्क्विड गेम तक पहुंच गया था। यहीं से जूनहो ने जीहोन के घर का पता बदल दिया। इसके बाद यह दिखाया गया, वे 2 आदमी जिन्होंने स्क्विड गेम वाले को ट्रैक किया था तय करते हैं कि जीहोन के पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे और इनाम की रकम आपस में बांट लेंगे। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे और उसे मारने की कोशिश की,
वह खुद उनका शिकार बन गए। जब जीहोन वहां पहुंचा तो उसे सड़क पर सिर्फ खून के धब्बे नजर आए। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके दोनों आदमी उस खतरनाक शख्स के हाथों मारे गए। ऊपर से यह भी पता चला कि वह आदमी जीहोन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। जीहोन के वहां से जाने के बाद वह शख्स उसी कमरे में वापस आया। उसने देखा कि उसने अब जीहोन के आदमियों को बंधक बना लिया है। उसने उनके साथ भी एक डेथ गेम खेला क्योंकि उसे लोगों को मारने वाले गेम्स में मजा आता था। ये गेम बच्चों का था, स्टोन, पेपर, कैंची, लेकिन उसने इसे घातक बना दिया था। उसकी शर्त थी कि जो भी हारेगा उसे मौत मिलेगी। जब उनमें से एक हारा, उस आदमी ने उसे गोली मार दी और फिर दूसरे आदमी से जूनहो का पता पूछने लगा। जैसे ही उसे जूनहो का पता मिला, उसने दूसरे आदमी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। शाम को जब जूनहो अपने घर पहुंचा तो वह आदमी पहले से ही उसके घर में छुपा हुआ था। वह जूनहो को वहीं मार सकता था, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा था, उसे डेथ गेम खेलने में मजा आता है। उसने फैसला किया कि अब वह जूनहो के साथ डेथ गेम खेलेगा। गेम शुरू करने से पहले उसने जूनहो से कहा, मैं स्क्विड गेम में लाशों को उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे खुद लोगों को मारने में मजा आता था, इसलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी नौकरी बदलने की रिक्वेस्ट की। लेकिन इसके बदले उसने मुझे एक खतरनाक काम दिया। उसने कहा कि अगर मैं अपनी नौकरी बदलवाना चाहता हूँ तो मुझे अपने पिता को मारना होगा, और मैंने बंदूक उठाई और उन्हें मार दिया। उसके बाद फ्रंटमैन ने मुझे ये बंदूक दी और कहा कि अब मैं जिसे चाहूं मार सकता हूँ। जूनहो ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, बस मुझे फ्रंटमैन का पता बता दो, मैं इस खेल को रोकने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन यह सुनकर वह आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। उसने कहा, यहाँ एक बंदूक है और इसमें सिर्फ एक गोली है, बाकी 5 चेंबर खाली हैं। हम बारी बारी से एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। जो हारेगा उसकी मौत होगी, और अगर मैं हार गया तो फ्रंटमैन का पता तुम्हें मेरी जेब से मिल जाएगा। जीहोन बिना डर के गेम शुरू करता है और बंदूक उठाता है, क्योंकि अब उसे मौत का डर नहीं था। स्क्विड गेम ने उसे सब कुछ सिखा दिया था। उसने बार बार खुद को गोली मारी, और चौथी बार जब उस आदमी ने खुद को गोली मारी, वह अपनी ही जाल में फंस गया। इस बार उसने खुद को गोली मारी और मारा गया। जीहोन जीत गया। अब जीहोन को फ्रंटमैन का पता उस आदमी की जेब से मिल गया। जैसे ही वह पता बताने वाला था, उसकी किस्मत ने फिर पलटी मारी। पुलिस वाला जिन्हू, जो दोपहर में गाड़ी चला रहा था, उसे जीहोन पर शक हुआ। उसने जीहोन के घर का पता किया और वहां पहुंच गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने बंदूक की आवाज सुनी। उसका शक सही साबित हुआ। अब उसे लगा कि जीहोन कुछ गलत कर रहा है। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसने लगा और जीहोन को हत्यारा समझते हुए उसका सामना करने गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक आदमी ने उसे रोक लिया। वह वही लड़का था जिसके साथ उस स्क्विड गेम मरे हुए आदमी ने खेल के बाद उसे बांध दिया था। वह भागने में सफल हो गया और जीहोन को पूरी सच्चाई बताने आया। लेकिन जब वह यहाँ पहुंचा तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसने जीहोन की जान बचाई और फिर जिन्हू को स्क्विड गेम के बारे में पूरी सच्चाई बताई। उस मृत आदमी ने भी उसके साथ एक मौत का खेल खेला था और उसने अपने बॉस को भी मार डाला। अब जितोन ने जिन्हू को स्क्विड गेम की पूरी कहानी सुनाई, बताया कि इस खेल में सबको मार दिया जाता है, और उसने कहा, मैं बुरा नहीं हूँ, बस इस खेल को रोकना चाहता हूँ ताकि और भी निर्दोष लोग मरने से बच सके। जिन्हू भी स्क्विड गेम के बारे में जानता था। उसने बताया, मैं तुम्हारे पीछे था और वहां तक पहुंचा। मैंने गार्ड का सूट पहना था और कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। मुझे सब कुछ पता है। जिन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों के अंग निकालकर बेच दिए जाते थे और जितोन को इसके बारे में नहीं पता था। जितोन ने अपना प्लान बताया, मैं स्क्विड गेम के सभी क्रिएटर्स को मारूंगा और इस खेल को खत्म करूंगा। गैंगस्टर ने यह सब सुना और कहा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपने साथी से बदला लेना चाहता हूँ जो अब नहीं रहा। जितोन ने उसकी बातों को सराहा और उसे अपने कमरे में ले आया जहाँ स्क्विड गेम से जीते हुए पैसे रखे थे। जितोन ने उन्हें बताया कि उसने काले बाजार से बंदूकें खरीदी हैं और एक गुप्त स्थान भी है जहाँ वह ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे और लोगों की जरूरत थी। अंत में जितोन ने जिन्हू से कहा, तुम अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दो ताकि हम इस मिशन को पूरा कर सकें।
जिन्हों ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया ताकि वह जितोन के साथ इस मिशन को पूरा कर सके। सीन कट होता है। अब एक नया किरदार दिखाया जाता है, नियोल। वह एक गरीब लड़की है। उसका काम है होटल में बन्नी का कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करना। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। वह इसी होटल के बेसमेंट में रहती है। इस नौकरी के दौरान एक छोटी लड़की नियोल के बहुत करीब आ गई है, जो हर दिन यहाँ आती थी। लेकिन दुख की बात यह है, उस लड़की को बोन मैरो कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसके पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं है। वह लड़की मरने वाली है। एक दिन उसे इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यह सुनकर नियोल भी उसे देखने अस्पताल जाती है। वह उस लड़की की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी पैसे नहीं है। वह उस लड़की को कैसे बचाएगी? रात को हम नियोल को फिर से पार्किंग में देखते हैं, जहां दो लोग उसे एक स्क्विड गेम कार्ड देकर जाते हैं। सीन कट होता है। हमें जिन्हू दिखाया जाता है, जो अपनी माँ के साथ बैठा है और उसकी माँ बहुत उदास है क्योंकि वह जिन्हू के भाई का इंतजार कर रही है। जिन्हू जानता है कि उसका भाई कभी वापस नहीं आएगा। जिस काम में वह है, वह घर लौटने वाला नहीं है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी माँ को संतोष नहीं होता, तो वह एक बार फिर अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। सीन कट होता है। अब आखिरकार हम फिर से जीहोन को देखते हैं, जो इस वक्त अपने दांत का ऑपरेशन करवा रहा है। एक दांत निकलवाने के बाद उसने एक नकली दांत लगवाया है, जिसमें एक ट्रैकर छुपा हुआ है। असल में कल वह फ्रंटमैन से मिलने वाला है, इसलिए उसे सब कुछ बहुत संभल कर करना है। ये लोग फ्रंटमैन को पकड़ना चाहते हैं और फ्रंटमैन के बाद स्क्विड गेम के सभी प्रतिभागियों को भी पकड़ना चाहते हैं। पता चलता है कि वह गैंगस्टर जो उनके ग्रुप में है, उसने अपने लिंक से बड़े कमांडो को अपने ग्रुप में शामिल किया है। इन कमांडो के लिए सही या गलत जैसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग नियोल को भी स्क्विड गेम ले जा रहे थे। नियोल उनके साथ चली जाती है, लेकिन देखा गया कि उसे गेमर के तौर पर नहीं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा गया है। अब जिन्हू आखिरकार उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जीहोन के साथ, जो उसे उस शख्स की जेब से मिला था। यह एक क्लब का पता था। जिन्हू उसे अंदर जाने से रोकता है क्योंकि आइलैंड पर फ्रंटमैन ने उसे देख लिया था। अगर वह अंदर गया तो फ्रंटमैन उसे पहचान सकता है और उनका पूरा प्लान फेल हो सकता है। अब दोनों ने जिन्हू को बाहर छोड़कर खुद अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग अंदर गए, दो गार्ड्स जो स्क्विड गेम की यूनिफॉर्म में थे पार्टी में गए और नोटिस किया कि फ्रंटमैन अभी तक अंदर नहीं आया। शायद वो सिक्योरिटी चेक करने आए थे। बात ये थी कि फ्रंटमैन अंदर नहीं है और वो ये बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था। लेकिन जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि फ्रंटमैन के लोग जीहोन को दूसरे दरवाजे से ले जा चुके हैं। जीहोन के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से उन्होंने उस कार को ट्रैक कर लिया जिसमें जीहोन को ले जाया गया। जिन्हू और उसके साथी उस कार का पीछा करने लगे और सही समय पर उन्होंने कार पर हमला किया ताकि फ्रंटमैन को वहां से किडनैप कर सके। लेकिन फ्रंटमैन कार में नहीं था। इस कार में लगे एक डिवाइस की मदद से फ्रंटमैन जीहोन से बात कर रहा था। ट्रैकर से आ रही आवाजों की वजह से जिन्हू और उसके लोगों को लगा कि फ्रंटमैन उसी कार में है। जिन्हू अपने साथियों को यह नहीं बता पाया कि फ्रंटमैन कार में नहीं है। कॉल की मदद से वह फ्रंटमैन को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस गेम को बंद कर दे, मासूम लोगों को मारना बंद कर दे। इस पर फ्रंटमैन ने कहा, मैं किसी को इस गेम में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता। सभी लोग पैसों के लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बड़े सख्त लहजे में कहा, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। यह सुनकर जीहोन गुस्से में बोला, तुम्हारा काम समाज सेवा कैसे हो सकता है? तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें मारते हो। यह सुनकर फ्रंटमैन हंसने लगा और बोला, सुनो, जो लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार होते हैं वो पहले ही अपनी जिंदगी में हार चुके होते हैं। इस दुनिया के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं है और मैं बस उस बेकार चीज को खत्म कर रहा हूँ और लोग उससे एंटरटेन हो रहे हैं। इसमें गलत क्या है? दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि फ्रंटमैन के स्नाइपर ने जिन्हू और उसके साथियों की कार के टायर पंक्चर कर दिए ताकि वे उसका पीछा न कर सके। यह जानकर जीहोन कार से बाहर निकलने के लिए ड्राइवर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि पूरी कार बुलेट प्रूफ है और साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं। अब वह इस कार में फंस चुका था। यह देखकर जीहोन पीछे बैठ गया
और अब उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग शुरू हो गई। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन उसने फ्रंटमैन से कहा कि वह इस गेम में दोबारा हिस्सा लेना चाहता है। हालांकि वो सबको मनाने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब उसे लगता है कि वो इस गेम में जाकर सारे अत्याचारों को रोक सकता है। जो इंसान इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, अब वही इसे खेलने के लिए तैयार है। शायद यह एक दया का मोड़ हो सकता है। इसी वजह से फ्रंटमैन ने उसे दोबारा गेम में शामिल कर लिया और अब उसे स्क्विड गेम में ले जाया गया। जिन्होंने तुरंत एक नाव में ट्रैकर्स लगा दिए ताकि वो उनका पीछा कर सके, और उसी मछुआरे से वो उस आइलैंड का पता लगाने गया जहां वो लोग शायद जीहोन को ले जा रहे थे। यहाँ हमें फिर से जीहोन दिखाया गया, जिसका घर स्क्विड गेम के मैदान के पास ही है। उसे उसका पुराना नंबर दिया गया है। यहाँ पहले की तरह कई लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे को देखकर हैरान और कंफ्यूज हैं। गेम्स को लेकर भी सबके मन में कंफ्यूजन है। अब गार्ड्स आते हैं और उन्हें गेम के नियम बताने लगते हैं। नियम बताने के बाद गार्ड्स ने सभी का इतिहास दिखाया। बताया गया कि यहाँ वही लोग आए हैं जिन पर लाखों का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने घोषणा की कि विजेता को 45.6 मिलियन येन मिलेंगे। इस गेम में कुल 6 राउंड होंगे। हर दिन एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग होगी। तय किया जाएगा कि ये गेम जारी रखना है या नहीं, और अगर खिलाड़ी गेम रोकने का फैसला करते हैं तो सभी खिलाड़ियों को इनाम की रकम बांट दी जाएगी। यह एक नया नियम था। जीहोन को पता चला कि यह नियम उसकी वजह से जोड़ा गया है। सभी ने सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। जीहोन ने देखा कि ज्यादातर नियम पुराने थे, सिर्फ कुछ ही नए जोड़े गए थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों की एक एक करके तस्वीरें ली गईं। यहाँ एक फेमस कोरियन रैपर भी इस गेम को खेलने आया था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। सभी उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते थे। उसने वादा किया कि जैसे ही वह यहाँ से बाहर जाएगा, वह सभी को एक तस्वीर देगा। इसी दौरान जीहोन का एक दोस्त भी वहाँ आया हुआ था। ये लोग करीब 3 साल बाद मिल रहे थे। जीहोन के गायब होने की वजह से उसका दोस्त उससे काफी नाराज था। तब जीहोन ने उससे कहा, मैं बाहर चलकर तुम्हें सब सच बताऊंगा। तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी। खैर, गेम शुरू होने ही वाला था। सब लोग बाहर के मैदान में इकट्ठा हुए। यह वही पुराना मैदान था। जीहोन को समझ में आ गया कि यह गेम भी पुराना है। अब सीन कट होता है। हमें जिन्हों दिखाया जाता है। जिन्हों जीहोन के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए आइलैंड पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी जहां गेम खेला जा रहा हो। ट्रैकर को फॉलो करते हुए वह एक मछुआरे तक पहुंचा और ये देखा गया कि जीहोन का ट्रैकर यहाँ झाड़ियों में पड़ा था। इसे देखकर उन्होंने मछुआरे को पीटना शुरू किया और उससे ट्रैकर के बारे में पूछने लगे। मछुआरे ने जवाब दिया कि उसे यह खाना मुफ्त में मिला था। खेल में भी जीहोन परेशान था कि जिन्हों और उसकी टीम उन्हें क्यों नहीं बचाने आई। क्या उसके ट्रैकर में कुछ गड़बड़ी है? जब वह कैमरे से बचते हुए अपना टूटा हुआ दांत बाहर निकालता है तो उसे हैरानी होती है कि उसमें कोई ट्रैकर नहीं था, और खेल ने गेम में घुसने से पहले अपना ट्रैकर दांत से निकाल लिया था और उसने समझ लिया कि अब वह बड़ी मुसीबत में है। वह अब इस खेल से किसी को भी नहीं बचा सकता। फिर भी उसका इरादा था कि वह सबको बचाए, इसलिए उसने सबको बताया कि तुम इस खेल को वैसे खेलोगे जैसे मैं कहूँ, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब खेल शुरू हो चुका था। जीहोन अपनी तजुर्बे के साथ सबको गाइड कर रहा था। उस समय वह आगे बढ़ रहा था जब गुड़िया का चेहरा पीछे था। सब जीहोन से सहमत हो रहे थे, लेकिन कई लोग नहीं मान रहे थे कि जीहोन जो कह रहा है वह सच है। वैसे ही जैसे रैपर लड़की से कहता है कि मक्खी को लड़की के कान के नीचे उड़ाओ, लड़की पलटती है और हंसने लगती है। गुड़िया ने उसकी चेहरे की हलचल को डिटेक्ट किया और फिर स्नाइपर ने उसकी सिर में गोली मारी और उसे मार डाला। इसके बाद सब लोग भागने लगे। हालांकि जीहोन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर जो हिला ने उसे मार डाला। अब सभी को यकीन हो गया कि जीहोन सही था। जीहोन ने सभी को लाइन में आगे बढ़ने को कहा। इससे गुड़िया को उनकी हलचल का पता चला। सभी में दहशत थी। इस दहशत को कंट्रोल करने के लिए रैपर ने अपना ड्रग लिया और जब वह बेहोश हो गया तो उसने कई लोगों को अपने सामने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से स्नाइपर ने उन्हें गोली मारी और वे सभी मारे गए। फिर जैसे ही गुड़िया का चेहरा पीछे हुआ, सभी लोग रेसिंग लाइन की ओर भागे।
कई लोग लाइन पार कर गए, लेकिन यहाँ एक आदमी ने जीहोन से मदद मांगी। यहाँ लोगों ने उसे मारने के लिए उसके पैरों में गोली मारी, लेकिन वह बच गया। एक खिलाड़ी जिसका नाम कैट था और जीहोन उस आदमी को बचाने के लिए लाइन के दूसरी तरफ पहुंचे, लेकिन अफसोस एक स्नाइपर ने उसकी सिर में गोली मारी और उसे मार डाला, और वह स्नाइपर नोल था। इस कृत्य से सभी गार्ड भी गुस्से में थे। यहाँ कोई भी गार्ड सिर पर गोली नहीं मारता था। सिर में गोली मारने से लोगों के अंग जल्दी खराब हो जाते थे, जिन्हें इन स्क्विड गेम वाले बेच देते थे। खैर, अगले सीन में जीहोन को दिखाया गया, जो अब परेशान था कि उसे जीहोन कहाँ मिलेंगे। उसने समझ लिया कि किसी भी पास के द्वीप पर स्क्विड गेम की कोई सुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि गेम वाले उसे यहाँ भेज चुके थे। फिलहाल ये लोग यहाँ से लौटने की योजना बना रहे थे, क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला था। वैसे भी सीन कटता है और हमें फिर से सभी खिलाड़ियों को दिखाया जाता है। सभी खिलाड़ी खेल में मौत को लेकर बहुत टेंशन में होते। जैसे ही गार्ड्स उनके कमरे में आते हैं, सब और ज्यादा घबराए हुए हो जाते हैं। वे उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्लीज हमारी जान छोड़ दो। लेकिन गार्ड्स उन्हें खेल के नए नियम समझाने आए थे। गार्ड्स ने कहा कि इस खेल के बाद 500 में से सिर्फ 365 लोग बचेंगे। वो सभी को ऊपर पैसे के बॉक्स को देखने के लिए कहते हैं, जहां ढेर सारा पैसा गिरा हुआ था। गार्ड्स कहते हैं कि अब वोटिंग होगी, और अगर सब ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे, तो ये पैसा सभी में बांटा जाएगा। फिर गार्ड्स ने बताया कि हर किसी को जीतने वाली रकम मिलती। अगर ये रकम बांटी जाती तो हर किसी को बहुत कम मिलता, और सभी का कर्ज इससे भी ज्यादा था। इसलिए कई लोगों ने खेल जारी रखने का फैसला किया। सबके फैसले को देखकर जीहोन ने सबको समझाया, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो वैसे भी हम मर जाएंगे। लालच मत दिखाओ, वोट करो और यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर उनके पीछे बैठी एक तांत्रिक, जो एक खिलाड़ी भी थी, बोली, हमारी मौत वहीं होगी जहाँ लिखा होगा, मौत से मत डरो। यह सुनकर सभी ने वोट करना शुरू किया। सबसे पहले जीहोन ने आगे बढ़कर खेल रोकने का वोट किया। लोग एक एक करके आगे बढ़े और कई लोग खेल रोकने के खिलाफ वोट कर रहे थे, और यह देखकर जीहोन की जिंदगी संकट में आ गई। आखिरकार यह वोटिंग टाई हो गई। आधे लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और आधे लोग रुकने का। अब सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसकी वोट से यह परिणाम तय हुआ, और वह था नंबर 1। अब नंबर 1 खिलाड़ी आगे आया और उसने खेल रोकने का फैसला लिया, और बस एक आदमी की वजह से खेल जारी रहा। हमें यह दिखाया गया कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इन्हू था, वही फ्रंटमैन जो अब एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ आया था। इसके बाद हमें मरे हुए लोगों के ताबूत दिखाए जाते हैं। उनमें से कुछ पर क्रॉस का निशान था, जिसका मतलब था कि उन्हें उनके अंग निकालने थे। और जब 2 लोग यह काम कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ एक मृत शरीर के अंग मिले, और उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर सिर में गोली मार रहा था, जिससे अंग जल्दी खराब हो जाते थे। इस वजह से उनका धंधा रुक जाता। इसलिए उन्होंने तुरंत फ्रंटमैन को बारे में जानकारी दी। अब सीन कटता है और हमें सभी खिलाड़ी फिर से दिखाए जाते हैं। इस दौरान जीहोन बहुत परेशान नजर आता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी इस खेल में शामिल होता है वो मर जाता है। इसी बीच इन्हू बाकी खिलाड़ियों के साथ उसके पास आता है और कहता है, देखो तुम पहले ही इस खेल का हिस्सा बन चुके हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो ताकि हमारी जान बच जाए और हम दबाव में ना मरें। यह सुनकर जीहोन उन्हें बताता है कि पिछली बार जब हम सेकंड गेम दलजुना खेल रहे थे, जिसमें हमें चीनी की कैंडी से शेप्स निकालनी थी, त्रिकोण सबसे आसान था और छाता सबसे मुश्किल। यह सुनकर इन्हू कहता है, जो भी छाता चुनेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। यह सुनकर जीहोन को याद आता है कि पिछली बार जीहोन ने खुद छाता चुना था। खैर, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और अकेले इन्हू जीहोन से पूछता है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे। जीहोन उदास होकर जवाब देता है, वो पैसे मेरे नहीं मरे हुए लोगों के थे, और जैसे अब हम जो पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के होंगे। इन्हू उसे कहता है, इतना ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर जीहोन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर तुम चाहते तो तुम इस खेल को रोक सकते थे, तुमने इस खेल को क्यों नहीं रोका? इन्हू जवाब देता है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग खेल खेलना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उस पैसे से कहीं ज्यादा था,
जो हमने कल जीते थे। उनका झगड़ा खत्म करते हुए जीहोन का दोस्त उसे कहता है, ठीक है, अब हमें अगले खेल के लिए एक नई रणनीति बनानी चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सके। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक और झगड़ा हो रहा था। यहाँ एक यूट्यूबर जैक था। वह डिजिटल करेंसी का भी व्यापारी था और उसकी स्कैम में कई लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें रैपर थॉमस भी शामिल था। लेकिन गिरावट के कारण सारा पैसा चला गया, इसीलिए वो इस खेल में आया। थॉमस और उसका साथी उसे मारने लगते हैं, कहते हुए, तुम्हें हमारा पैसा वापस देना होगा। जीहोन और उसका दोस्त इस लड़ाई को रोकते हैं। फिर सब अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद इन्हो जीहोन से माफी मांगता है अपने गलत व्यवहार के लिए और बताता है कि इस खेल को रोकना उसके लिए कितना जरूरी था, क्योंकि उसकी पत्नी को लिवर कैंसर था। उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत पैसा जुटाया, जब उसने एक शाप लिया तो उसके डिपार्टमेंट ने सोचा कि उसने भ्रष्टाचार किया है। इसके चलते उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब उसके ऊपर एक बड़ा बोझ था। वह यहाँ से बिना पैसे के नहीं जा सकता था। उसे भावनात्मक होते हुए देख जीहोन ने उसकी मुश्किल को समझा और उसने तय किया कि अगले खेल में वह सबका साथ देगा। फिर सीन कटता है और हम देखते हैं कि नोयोल को नए फ्रंटमैन के पास बुलाया गया है, क्योंकि वह लोगों को सिर में गोली मार रही थी। जब फ्रंटमैन ने उसे कारण पूछा तो वह कहती है, पुराने फ्रंटमैन ने मुझसे ये डील की थी कि मुझे बेकार लोगों को मारना है। मैं सिर में गोली इसलिए मारती हूँ क्योंकि इनमें जान होती है। इस पर फ्रंटमैन कहता है, अब तुम सिर में गोली नहीं मारोगी। देखो, हम उनके अंग निकालते हैं और ये अंग बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ध्यान रखना, आगे से सिर में गोली मत मारना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे अंग भी बिकने के लिए होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि तुम जिंदा रहो और अपनी बेटी को वापस पाओ। इन बातों से हमें नोयोल की जिंदगी के बारे में भी पता चलता है। वह पहले कोरियाई सेना में थी, लेकिन जब वह युद्ध में गई तो उसकी बेटी खो गई थी और अब वह अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिर सीन कटता है और अब हमें जूनहो दिखाई देता है। वह अपने ऑफिस में जाता है और कमिश्नर से मदद मांगता है। सारी बातें बताता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो कमिश्नर कहता है, तुम जानते हो हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारी कहानी मुझे भरोसे लायक नहीं लगती। मुझे लगता है कि तुम्हारा मानसिक हाल ठीक नहीं है। यह कहते हुए कमिश्नर वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है कि जूनहो ने अपनी नौकरी खुद खो दी थी। लेकिन जूनहो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी टीम को फिर से जोड़ा ताकि वे स्क्विड गेम के आइलैंड का पता लगा सकें। फिर सीन कटता है और हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहां डंजन गेम शुरू हो चुका था। जीहोन के कहने पर सभी ने त्रिकोण चुना, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला, एक त्रिकोण के अंदर कई छोटे त्रिकोण थे। यह देखकर सभी डर गए और जीहोन पर चिल्लाने लगे। जीहोन भी डर गया और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि यह सब उसका बुरा सपना था। खैर, अब सभी जाग चुके थे और अगले खेल का समय आ चुका था। उन्हें एक नए मैदान में ले जाया गया जहां जीहोन हैरान और चिंतित था, क्योंकि उसने पहले कभी इस खेल को नहीं खेला था। जब बाकी सभी लोग जीहोन से इस खेल के बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं, यह नया खेल है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही वे उसे मारने लगते हैं, जीहोन बीच में आकर लड़ाई रोकता है। फिर उसे 5 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। डैनी, जो गर्भवती थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी, जैक के पास जाती है और कहती है, मेरी टीम में आ जाओ। लेकिन डैनी मना कर देती है, क्योंकि अब वह जैक के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह जीहोन की टीम में शामिल हो जाती है और कहती है, कृपया मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं गर्भवती हूँ और कोई मुझे अपनी टीम में नहीं ले रहा है। जीहोन और बाकी लोग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब एक और टीम बनाई जाती है जिसमें कायर, मेहदी, डोमा, पार्क और गियोंग होते हैं। इसके बाद तंत्रिका ने खुद को जबरदस्ती उनकी टीम में शामिल कर लिया। टीम बनाने के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके पैरों को बांध दिया जाएगा और उन्हें एक घेरे में चलना होगा। 5 मीटर चलने के बाद एक खेल होगा। उन्हें खेल खेलते हुए आगे बढ़ना होगा और निर्धारित समय में अपना गोल पूरा करना होगा। सभी ने मिलकर खेल को समझा और तय किया
कि जो इस खेल में अच्छा है वही उसे खेलेगा। खेल शुरू होता है और पहली 2 टीमें एक साथ खेलती हैं। पहली टीम बहुत अच्छे से खेलती है और जल्दी आगे बढ़ती है, लेकिन वे पत्थर से पत्थर नहीं मार पाते। जैसे ही वे पत्थर उठाने के लिए बढ़ते हैं वे गिर जाते हैं और समय बर्बाद होता है। फिर भी वे इस राउंड को पार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला खेल था बॉल घुमाना। पहले राउंड में उनकी टीम का एक सदस्य नहीं कर पाता, लेकिन अगले राउंड में वह ठीक से कर लेता है। वहीं दूसरी टीम पहले राउंड में ही फंस जाती है और जैसे ही समय खत्म होता है दूसरी टीम को स्क्विड गेम द्वारा मार दिया जाता है। वह टीम जिसने कई राउंड पूरे किए थे वे भी अपना गोल समय पर पूरा नहीं कर पाते और फिर उन्हें भी गोली मार दी जाती है। यह देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब सबके शवों को उठाया जा रहा था। एक आदमी अभी भी जिंदा था, उसे भी उठाकर ताबूत में डाल दिया जाता है और उसके ताबूत पर एक क्रॉस का निशान बना दिया जाता है। लेकिन तभी नोयोल आती है और वह उस आदमी को सिर में गोली मार देती है। नोयोल के आते ही वह उस आदमी को सिर में गोली मार देती है। ये फ्रंटमैन ने भी देखा और इस हरकत से उसके सारे गार्ड्स भी फ्रंटमैन से गुस्सा हो गए। खैर, अब अगली टीम की बारी थी। ये टीम कैट की थी। कैट ने सबका ध्यान रखा और आगे बढ़े। पहले उन्होंने डॉजिंग गेम खेला, जिसमें वो लड़की पहले राउंड में अपना कार्ड नहीं पलट पाई। फिर कैट ने उसे कार्ड उल्टा रखने को कहा और पहले राउंड में उसने सही से अपना कार्ड पलट लिया। आखिरकार वो आगे बढ़े। अगला गेम था पत्थर से पत्थर मारना। उस लड़के ने भी पहले राउंड में पत्थर से पत्थर नहीं मारा। कैट ने सबको कहा कि साथ में आगे बढ़ो और ये लोग फिर से पत्थर लेकर वापस आए। उसने उस लड़के की माँ से कहा, बेटे, याद करो उस आदमी को जिसने तुम्हारा सारा पैसा लूट लिया था। जैसे ही उसने याद किया, उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने सही से पत्थर मारा और ये राउंड जीत लिया। ये लोग फिर से आगे बढ़े। अब उन्हें 5 लड़कों को उठाकर एक साथ पकड़ना था। काम ये पहले राउंड में नहीं कर सका और इसी दौरान उसका बेटा उसे उत्साहित करता है और कहता है, उसे याद करो, उस लड़की को जिसके कारण पापा ने तुम्हें छोड़ दिया। जैसे ही उसने सोचा, वो गुस्से में आकर 5 पासे उठाकर पकड़ लेता है और जल्दी ही ये लोग भी यह राउंड पूरा करके आगे बढ़े। अगला था डांस ट्रिक। उसे लट्टू चलाना था, लेकिन वो यह नहीं कर पाई। पहले राउंड में जब वह दूसरा राउंड भी नहीं कर पाई तो वो रोने लगी और बोली, हम सब मर जाएंगे। उसे हिम्मत टूटते देख कैट ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और लट्टू ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस लड़की को कैट से डर लगने लगा और उसने जल्दी से लट्टू घुमा लिया और आखिरकार ये लोग भी यह राउंड जीत गए। अगले राउंड में उन्हें पॉम पॉम को पैर से कूदना था और यह काम कैट को करना था। कैट ने सबका चेहरा दूसरी तरफ किया और आराम से उन्होंने 5 मिनट में पॉम पॉम कूदकर पूरा किया और आगे बढ़े और आखिरकार समय से पहले उन्होंने अपना पूरा चक्र पूरा कर लिया। उनकी जीत से सब इतने खुश थे जैसे सबने जीत लिया हो। लेकिन दूसरी टीम जो समय पर अपना चक्र पूरा नहीं कर पाई, उन्हें गोली मारकर मार दिया। फिर गेम ऐसे ही चलता रहा। कुछ टीम जीती, कुछ हारी और जो हारे उन्हें गोली मारकर मार दिया। आखिरी राउंड जी होन की टीम का था। उसने अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहा और गेम शुरू किया। पहला खेल डैनी ने खेला, दूसरा खेल जी होन के दोस्त ने खेला, तीसरा खेल ली ने खेला, जिसने पहले राउंड में पासा उठाया और हाथ में पकड़ लिया और उसने कहा कि वो इस खेल में माहिर है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ खेलता रहा है। चौथा खेल इन्हू ने खेला। उसे पासा पलटना था। वह पहले बार में ऐसा नहीं कर पाया और ये लोग आगे बढ़े और पासा एक साथ उठाया। दूसरी बार जब उसने यह करना शुरू किया, उसने जानबूझकर पासा वापस फेंक दिया। किसी को उसकी यह चाल समझ नहीं आई। फिर ये लोग पासा पीछे से लाए और अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया जैसे उसे हारने का बहुत डर हो। उसने खुद को मारने की कोशिश की। तब जी होन ने उसे समझाया, देखो, याद करो बचपन में तुम इसे कैसे पलटते थे। और इस बार इन्हू ने पासा सही तरीके से पलटा। अगले राउंड में जी होन की बारी थी। उसे 5 बार पॉम पॉम को पैर से कूदना था। उसने 4 बार आसानी से किया, लेकिन 5वीं बार पॉम पॉम जमीन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह जमीन से टकराए, इन्होंने जी होन का पैर आगे बढ़ाया और खेल जीत लिया और वह जीतने के बाद बहुत खुश था। लेकिन उसके साथ वाली टीम समय पर काम नहीं कर पाई और इसलिए उस टीम का खात्मा हो गया। इसे देखकर जी होन बहुत दुखी था। खैर, वह अपने कमरे में वापस आया, जहां कई लोग उसे जिंदा देखकर दुखी थे।
क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जीतने वाली रकम बांटी जाएगी। इसी बीच गार्ड्स भी कमरे में आए। गार्ड्स ने उसे इस गेम का जीतने वाला इनाम दिखाया और बताया कि इस बार 110 लोग मारे गए और अब सिर्फ 255 लोग बचे हैं। से अब हर विजेता को 78 मिलियन युआन मिलेगा और अब फिर से वोटिंग होगी। अगर लोग इस खेल को बंद करने के लिए वोट करते हैं तो सारी रकम बांटी जाएगी। कई लोगों को ये रकम बहुत कम लगी। जी होन ने अपनी टीम से कहा कि खेल बंद करने के लिए वोट करो, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। जी होन की टीम भी मान गई और इन्होंने भी खेल बंद करने के लिए वोट किया। दूसरे बार में पार्क की बारी थी। पार्क की माँ ने उसे खेल बंद करने के लिए वोट करने को कहा। देखो, अगर हम दोनों का पैसा जोड़ते हैं तो तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा। लेकिन पार्क ने इस खेल को जारी रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा बहुत था और उसने अपनी माँ से कर्ज की बात नहीं बताई। वोटिंग जारी रही। जैसे ही उसे लगा कि कई लोग इस खेल को जारी रखने के लिए सहमत हैं, जी होन और इन्हू को लोगों पर गुस्सा आ गया और कहा, इतने लोगों की मौत हो गई है, क्या तुम अब भी यह खेल जारी रखना चाहते हो? फिर एक अंकल ने कहा, क्या तुम जानते हो, हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हमें पैसे के साथ यहाँ से बाहर निकलना है। इसी तरह एक और लड़के ने कहा, अगर मैं बाहर गया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, तो क्या बेहतर नहीं है कि यहाँ रहकर पैसा कमाया जाए या यहीं मरे? जी होन को उसके शब्दों का कोई जवाब नहीं था। वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी वोट जी होन को देना था। उसने खेल बंद करने के लिए वोट किया, लेकिन उसकी वोट का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोग खेल जारी रखने के पक्ष में थे। वोटिंग खत्म होने के बाद पार्क ने देखा कि कांग और उसकी माँ उससे नाराज हैं। वह गया और अपनी माँ को मनाने लगा और उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और जिनसे मैंने यह कर्जा लिया है वे बहुत खतरनाक हैं। अगर मैंने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वे मेरे सारे अंग बेच देंगे। यह सुनकर कांग ने उसे माफ कर दिया और पार्क ने भी उसे वादा किया, अगली बार मैं खेल बंद करने के लिए वोट करूंगा। इसी दौरान हमने देखा कि जीहोन का दोस्त जांग भी, उसने भी खेल जारी रखने के लिए वोट किया और इस हरकत से जीहोन पूरी तरह टूट गया। जीहोन ने अपनी टीम से भी वादा किया था, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। फिर जांग ने उससे माफी मांगी और कहा, मुझे एक आदमी पर बहुत पैसे खर्च करने हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेने थे, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले गेम के बाद मैं भी खेल बंद करने के लिए वोट करूंगा। जीहोन दुखी था और उसने सबको कहा, अगले गेम में हम एक दूसरे से वादा कर सकते हैं। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। अब उनके पास कुछ ज्यादा खाना था जिसे उन्होंने डैनी को दे दिया क्योंकि डैनी प्रेग्नेंट था और उसे बहुत ज्यादा खाना पड़ता था। बाथरूम में जैक और थानोस रैपर के सामने थे। रैपर ने जैक को घूरते हुए कहा, तुम मेरे कर्जदार हो, अब तुम मेरे लिए पैसे जीतोगे और मुझे वापस दोगे। जैक ने जवाब दिया, तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें शेयर खरीदने को कहा था, लेकिन जब मैंने कहा बेचने का सही वक्त आ गया है तो तुमने लालच में बेचने से मना कर दिया। अब पैसे डूबे हैं तो वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। लेकिन रैपर सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, जो भी हो तुम पैसे जीतकर मुझे लौटाओगे। यह सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं पैसे जीत भी लूं तब तक शायद तुम जिंदा ही ना रहो। यह सुनकर रैपर इतना गुस्सा हुआ कि उसने जैक का गला पकड़ लिया और उसे मारने लगा। लेकिन तभी सही समय पर जीहोन की टीम आ गई और इस लड़ाई को रोक दिया। खैर, फिर सब वापस कमरे में लौट आए। जीहोन ने सबको समझाया, हमें अब हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पैसे के लिए लोग हैवान बन जाते हैं और अपने ही टीम के लोगों को मार देते हैं ताकि इनाम की रकम हासिल कर सके। इसके बाद जीहोन ने काफी देर तक पहरा दिया। थोड़ी देर बाद जैक उठा और बोला, जीहोन तुम अब सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। मुझे आज भी याद है तुम आखिर वक्त पर मुझसे पैसे लेने आए थे। अगर मेरे पास होते तो मैं सच में तुम्हें दे देता। जीहोन ने इस पर कुछ नहीं कहा। जैक की बातों से पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है। वो बचपन, स्कूल और यहाँ तक कि नौकरी के वक्त से साथ है। इसके बाद जैक ने जीहोन से पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे थे फिर भी तुम इस गेम में क्यों वापस आए? जीहोन ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा, अगर मैं इस गेम में मर गया तो मेरे हिस्से के पैसे का क्या करोगे? जैक उदास होकर बोला, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों साथ जीतकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। जीहोन ने जवाब दिया, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं हार रहा हूँ।
लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। सीन कट होता है और हमें जिन्स का ग्रुप दिखता है जो फिर से जिहोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नया दिन शुरू होता है और सभी को अगले गेम के लिए तैयार होने का निर्देश दिया जाता है। सभी गार्ड्स भी तैयार हो जाते हैं। खिलाड़ियों को एक बड़े हॉल में ले जाया गया जहां एक घूमने वाला स्टेज था। सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज को एक नंबर दिया जाता और उसी नंबर के आधार पर टीम बनानी थी। फिर उस टीम को एक कमरे में जाकर खुद को लॉक करना था। जो लोग कमरे में नहीं पहुंचते या गलत नंबर की टीम बनाते, उन्हें मार दिया जाता। यह सुनते ही सभी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। स्टेज घूमने लगा और सबको नंबर 10 दिया गया। 30 सेकंड में 10 लोगों की टीम बनाकर एक कमरे में जाना था। जिहोन की टीम और कैट की टीम जल्दी से एक कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। 30 सेकंड खत्म होते ही जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें गार्ड्स ने गोली मार दी। यह देखकर जिहोन काफी दुखी हो गया। उसी समय उनके कमरे में एक तांत्रिक भी खड़ा था जिसने कहा, तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। यह सुनकर सभी उसकी ओर मुड़कर देखने लगे, जिहोन भी। तांत्रिक ने जिहोन से कहा, अगर तुम अभी जिंदा हो तो यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले राउंड के लिए सब फिर से स्टेज पर आए। इस बार उन्हें नंबर 4 दिया गया। सभी ने जल्दी से अपनी टीम तोड़ी और कमरे में घुस गए। कैट की टीम ने तांत्रिक को छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया, जबकि जिहोन की टीम ने इन्हू को छोड़ दिया। जो लोग कमरे के बाहर रह गए उन्हें मार दिया गया। गार्ड्स ने देखा कि एक कमरे में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उन्हें भी पकड़कर मार दिया। जब ये लोग अपने कमरे से बाहर आए तो तांत्रिक उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। उधर जिहोन और उनकी टीम इन्हू को लेकर परेशान थे, लेकिन इन्हू संतुष्ट था और बोला, मैं जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, इसीलिए मैं बच गया। अगले राउंड में सभी को नंबर 3 मिला। एक बार फिर सबने अपनी टीम तोड़ी और नए कमरों की ओर बढ़े। गोंग अपने बेटे पार्क के साथ टीम बनाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को अपने साथ कमरे में ले लिया। गोंग अपने बेटे को छोड़कर बहुत परेशान थी। उसी समय जिहोन और इन्हू सही वक्त पर पहुंचे और गोंग को एक कमरे में ले गए। कमरे में बैठी गोंग अभी भी परेशान थी क्योंकि उसका बेटा पार्क उसे छोड़ चुका था। जिहोन और इन्हू भी इस स्थिति से दुखी थे। जब सभी लोग कमरे से बाहर आए तो पार्क भी उदास था कि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन गोंग ने उसे गले लगाया और संभाला। इस दौरान कैट और मैटी भी गोंग से मिले, जो एक तीसरे व्यक्ति की वजह से बच गए थे। अब वह व्यक्ति उनकी टीम का हिस्सा बन गया। अगले राउंड में नंबर 6 मिला। सभी ने फिर से अपनी टीम तोड़ी और आगे बढ़े। मैटी और कैट की टीम ने जिहोन की टीम को एक कमरे में लिया, लेकिन गलती से जब उन्होंने मैटी को धक्का दिया तो वह पीछे छूट गई। जैक ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मैटी बाहर रह गई। गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। कैट इस बात से बेहद दुखी थी क्योंकि मैटी उसकी पहली दोस्त थी। गुस्से में उसने जैक पर गुस्सा निकाला, लेकिन जैक ने समझाया, अगर मैंने सही समय पर दरवाजा बंद नहीं किया होता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इस पर सभी का गुस्सा शांत हो गया। अब अगले राउंड की शुरुआत हुई। इन्होंने सोचा कि अब गेम 2-2 लोगों का नंबर देगा, और वैसा ही हुआ। सभी ने 2-2 की टीम बनाकर कमरे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जिस कमरे में इन्हू और जैक थे वहां पहले से एक और व्यक्ति था। 3 लोगों को देखकर गार्ड्स उन्हें मार देते। अपनी जान बचाने के लिए इन्हू ने तीसरे व्यक्ति का गला घोंटकर मार दिया। यह देखकर जैक डर गया। उसे एहसास हुआ कि इन्हू कितना खतरनाक हो सकता है। गेम खत्म हुआ और सभी अपने कमरों में लौट आए। जो मरे हुए थे उनके शरीर या तो जलाए जा रहे थे या जिनके अंग काम के थे उन्हें निकाला जा रहा था। इसके बाद सीन जिन्स की ओर कट होता है, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आइलैंड पर उन्हें एक छोटा गेट दिखा, लेकिन जब उन्होंने गेट खोला तो एक बड़ा धमाका हुआ। जिन्स को एहसास हुआ कि यह गेम बनाने वालों की चाल थी। गेम में तांत्रिक कैट की टीम से कहता है, तुमने मुझे बाहर कर दिया, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कैट का गैंग हंसकर कहता है, तुम्हारे शब्दों से कुछ नहीं होगा। जैक डैनी के पास आता है और कहता है, हम इस गेम को खत्म करेंगे और सबको बचाएंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, पैसे स्टॉक्स में लगाएंगे और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ये सुनकर डैनी गुस्से में बोली, तुम आज मेरे पास मेरे लिए नहीं आए, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों की फिक्र है, तो तुम जो चाहो वो करो। मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ।
ये कहकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ इन्हू और जीहोन दिखाए गए, जो गेम को बंद करने वाले लोगों की गिनती कर रहे थे। जो लोग गेम बंद करने के लिए वोट कर रहे थे वो अभी भी कम थे, और जो गेम चालू रखना चाहते थे वो ज्यादा थे। फिर जीहोन ने देखा और कहा, हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। इन्होंने समझाया, देखो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो लोग गेम चालू रखना चाहते हैं वो गुस्से में आ जाएंगे। इससे पहले कि गेम शुरू हो सब आपस में लड़ने लगेंगे और यही गेम चाहता है। फिर वोटिंग का टाइम आया। वोटिंग से पहले गार्ड्स आए और सबको बताया कि अब बाकी लोग सिर्फ सो रहे हैं, और अगर 100 लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए वोट करते हैं तो हर किसी को 365 मिलियन युआन मिलेंगे, जो कि सबके लिए काफी होगा। वोटिंग शुरू हुई। ये वोटिंग काफी अहम थी, क्योंकि जितने लोग बाहर जाने के लिए वोट कर रहे थे उतने ही लालची लोग गेम को चालू रखने के लिए वोट कर रहे थे। एक लड़की ने गेम को चालू रखने के लिए वोट किया, जिससे गेम को चालू रखने वालों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्हू का वोट अभी बाकी था। सभी उसे देखकर डर गए थे, और सबसे ज्यादा डर झांग को था। झांग, जिसने कमरे में उसकी करतूतें देखी थीं। एक आदमी को मारने के लिए उसने यह बात जीहोन से कही, लेकिन उससे पहले इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया। इस बात को काट दिया और सभी खुश हो गए। लेकिन अब वोटिंग टाई हो गई थी। इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर गार्ड्स ने कहा कि अब सुबह फिर से वोटिंग होगी। सुबह तक कोई फैसला नहीं होगा। अब वे लोग जिन्होंने खेल को खत्म करने के लिए वोट किया था वे सब टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। फिर एक आदमी ने सलाह दी कि हम उनके किसी आदमी को चुनकर फैसला करें। जैसे ही यह सुना, पार्क आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अगर तुम इस खेल को रद्द करने के लिए कहते हो तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। लेकिन इसके बाद दूसरी टीम गुस्से में आ गई। दूसरी टीम के अंकल ने कहा, अगर तुम सब मर जाते हो तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर एक लड़का जिसका नाम अबली था खड़ा हुआ और बोला, और अगर खेल नहीं रुका तो तुम सब मर जाओगे। जैसे जैसे बहस बढ़ी उनका झगड़ा खत्म हो गया। वे सब अपनी अपनी जगह पर आ गए। उनकी बहस देखकर जीहोन ने नोटिस किया कि आज उन्हें खाना और कांटा दिया गया था, ताकि अगर कोई लड़ाई हो तो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। फिर सीन कट हुआ। हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि रैपर एक आदमी को धमका रहा था, क्योंकि उसने खेल को रोकने के लिए वोट किया था, जबकि रैपर ने उसे खेल जारी रखने के लिए वोट देने को कहा था। ये देख, जैक आगे बढ़े और रैपर से कहा कि तुम किसी को वोट करने के लिए धमका नहीं सकते। उनकी बहस इतनी बढ़ गई थी कि वो सीधा लड़ाई में बदल गई। जैक इस लड़ाई से निकलना चाहता था, लेकिन रैपर ने उसे पकड़ लिया और गला घोंटने वाला था। उस वक्त भले ही जैक नहीं चाहता था, उसे रैपर को कांटे से हमला करके मारना पड़ा। उसने कांटा रैपर की गर्दन में घोंप दिया और वो वहीं मर गया। रैपर की मौत के बाद ये दिखाया गया कि न सिर्फ जैक और रैपर के बीच बल्कि सबके बीच लड़ाई चल रही थी, और वॉशरूम के बाहर गार्ड्स खड़े थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लड़ाई और बढ़े। हॉल में बताया गया कि वॉशरूम में लड़ाई के दौरान कितने लोग मारे गए, और उनके हिसाब से ज्यादा पैसे इनकी रकम पर खर्च हो गए थे। इसके बाद सभी वापस आ गए और बताया कि वोटिंग को लेकर वॉशरूम में कैसी लड़ाई हुई। फिर सीन कट हुआ। अब हमें जिन्नू का बोर्ड दिखाया गया, जिसमें एक आदमी बीमार हो रहा था। जब वो बाहर उल्टी करने आया तो उसने देखा कि मछुआरा, जिसे जिन्नू अपना साथी समझता था, वो सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा था। और फिर ये खुलासा हुआ कि असल में वो भी गेम का हिस्सा था। जब मछुआरे ने देखा कि जिन्नू का गार्ड उसे देख रहा है तो उसने उस गार्ड को उठाकर पानी में फेंक दिया। इसी बीच जिन्नू भी वॉशरूम से बाहर आ गया, तो मछुआरे ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। असल में सब कुछ यहाँ साफ था, मैं बस उसे देखने आया था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक में भी बताया गया कि फ्रंटमैन, अगर उसने इस आदमी को यहाँ भेजा था, उसके भाई को, ताकि जिन्नू को उससे दूर रखा जा सके और उसकी देखभाल की जा सके। गेम में ये दिखाया गया कि ये लोग अपने ही लोगों की गिनती कर रहे थे कि नए लोगों की मौत से वोटिंग पर कितना असर पड़ा है। गिनती करने पर पता चला कि 2 लोग जिन्होंने खेल को जारी रखने के लिए वोट किया था मर गए, जबकि जीहोन की टीम का एक आदमी भी मारा गया। अगर सुबह वोटिंग होती तो ये लोग जीत जाते, लेकिन जीहोन जानता था कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी।
रात को ये लोग किसी न किसी को मार देंगे। सीन कट हुआ। दूसरी तरफ हमें गार्ड्स दिखाए गए जो इस वक्त अपनी अवैध गतिविधियों में व्यस्त थे। वे शरीर के अंग निकाल रहे थे ताकि उन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सके। यहाँ दिखाया गया कि कुछ गार्ड्स को ब्लैक मास्क ने तैयार किया क्योंकि यहाँ एक नया गेम होने वाला था। यह गेम एक मर्डर गेम था। जीहोन ने अपनी टीम के सभी लोगों को बताया कि गार्ड्स आज रात हमें मारने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। यह सुनकर सभी डर गए। जीहोन ने अब सबको बताया कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें गेम के लोगों को मारना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। फिर जीहोन ने कहा, अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। अधिकारियों का कमरा ऊपरी मंजिलों पर है। हम गार्ड्स को मारेंगे, उनका हथियार छीनेंगे और फिर अधिकारियों को मारेंगे ताकि यह गेम भी रुक सके। इंदु ने कहा, यह बहुत खतरनाक तरीका है, इससे हमारे बहुत से लोग मर सकते हैं। तब जीहोन ने कहा, हमारे लोगों के मरने के चांस कम है क्योंकि गेम वालों को कोई आइडिया नहीं है कि हम उनके अधिकारियों पर हमला करने वाले हैं। यह सुनकर इंदु ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, हाँ, उन्हें सच में कोई आइडिया नहीं है। वैसे भी सीन कट हुआ और हकीक अब हमें मध्य रात्रि का सीन दिखाया गया। जीहोन और उसके कई साथी बेड के नीचे छिपे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि जो लड़ाई अब होने वाली है उसमें बहुत से लोग मरने वाले हैं। उनकी टीम के ज्यादातर लोग छिपे हुए थे ताकि उन्हें कोई देख न सके और कोई उन्हें मार न सके। वही लोग सुबह जीहोन को भी पता था कि गार्ड्स ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहेंगे क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनके गेम का मजा नहीं रहेगा। इसलिए जब वो टीम जो खेल को जारी रखना चाहती थी जीहोन की टीम पर हमला कर देती है और कुछ लोगों को मार देती है, तो तुरंत गार्ड्स भी आ जाते हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए। गार्ड्स गिरे हुए लोगों को चेक करने लगे कि क्या वे सच में मर चुके हैं। इन लोगों में जीहोन की टीम भी छिपी हुई थी जो अचानक गार्ड्स को पकड़ लेती है और उनके हथियार छीनने में सफल हो जाती है। असल में यह उनका प्लान था कि लड़ाई के बाद वे मरने का ड्रामा करेंगे और जब गार्ड्स उनके पास आएंगे तो वे हथियार छीन लेंगे और इन हथियारों से वे अधिकारियों पर हमला करेंगे। यह देखकर और गार्ड्स यहाँ आते हैं अपने गार्ड्स को बचाने और लोगों को कंट्रोल करने के लिए ताकि जीहोन की जान बच सके। उन्होंने अपने ही गार्ड्स के हथियार छीन लिए और फिर अपने ही गार्ड को मारना शुरू कर दिया ताकि कोई भी शक न करे कि वे असली अधिकारी हैं। ये देखकर अब नया फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को उनके कमरे में वापस बुला लिया। सब लोग बाहर आने लगे, लेकिन एक गार्ड बाहर जाने से पहले दरवाजा बंद हो गया और गार्ड ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जीहोन ने उस गार्ड को नहीं मारा। अब जीहोन का एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारने के लिए तैयार था जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया, मगर जीहोन ने उसे रोक लिया और कहा, हम उन्हें नहीं मारेंगे। पर वो अड़ड़ा रहा, हमें उन्हें मारना चाहिए, ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। जीहोन ने फिर कहा, अगर हम उन्हें मारते हैं तो हम और वे दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिया, ये हथियार हमने उन लोगों के लिए लिया है जो इस गंदे खेल के पीछे हैं। वैसे भी अब लड़ाई शुरू होने वाली थी, उन्हें आगे बढ़ना था। जांग ने सबको समझाया, अब हमें लड़ना है, किसे पता है हम जीतेंगे या नहीं। फिर कई लोग आगे बढ़े। पारवेज ने उनका साथ देना चाहा, लेकिन गोंग ने उसे रोक लिया। अब लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने गार्ड्स के हथियार लिए और काइफ ने उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी क्योंकि वह पहले मिलिट्री में था। तैयार होने के बाद जीहोन ने उस गार्ड का मास्क हटाया और देखा वो एक छोटा बच्चा था। ये देखकर उसने कहा, चलो अब अपने बॉस के पास चलते हैं। वो गार्ड उन्हें रास्ता दिखाने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर आए, कई गार्ड्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी जवाबी गोलीबारी की और यहाँ युद्ध का माहौल बेहद टेंशन से भरा हुआ था। कई गार्ड्स मर रहे थे, लेकिन वो भी गार्ड्स की गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उसने यहाँ सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और नष्ट कर दिए ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। आखिरकार अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। गार्ड ने जीहोन से कहा कि तुम मेरे मास्क से कंट्रोल रूम खोल सकते हो। जैसे ही उसने अपना मास्क जीहोन को दिया, उसने देखा कि सामने वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था और जैसे ही उसने देखा वह मर गया। वह सामने वाला आदमी जो उस वक्त खिलाड़ी था। इन लोग कंट्रोल रूम में जाने से पहले तभी
गार्ड्स ने फिर से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये लोग जवाब में गोली भी नहीं चला पाए क्योंकि उनके मैगजीन खत्म हो चुके थे। यहाँ जीहोन उस लड़के के मास्क के साथ कंट्रोल रूम खोल चुका था। वह जांग के साथ आगे बढ़ रहा था और हर पल की अपडेट वह सुरक्षा गार्ड्स की जेब से इन्हों को दे रहा था। जैसे ही वह अंदर गए, जीहोन और जांग एक एक करके गार्ड्स गिरने लगे और वे आगे बढ़ने लगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए काले मास्क वाले ने उन्हें अंदर आते देखा और रोकने के लिए उसने अपने गार्ड्स की टीम भेज दी। दूसरी तरफ यह देखा गया कि गार्ड्स अभी भी उन पर गोली चला रहे थे और उनकी गोलियां खत्म हो गई थीं। यहाँ जीहोन और जांग के पास काफी लोग थे जो उन्हें आसानी से हरा सकते थे, तो उसने तुरंत इन्हों को बताया, अंदर आने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कहा मेरे पास गोलियां नहीं है। उसने जवाब दिया, पहले कमरे से बाहर जाओ, गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा मैगजीन है उन्हें लाओ। जीहोन के कहने पर उसे ये काम करना पड़ा। अब इन्हों थोड़ा लेट हो रहा था। जीहोन को बचाने के लिए उसे फिर से गोलियां चाहिए थीं। फिर जांग ने उसे कवर किया। वह ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा और सभी गार्ड्स को यहीं खत्म कर दिया। जीहोन उनके पास गया और उनकी मैगजीन ले आया। डायरेक्टर से मिलने के लिए वह फिर से हॉल में वापस आ गया। उसने गार्ड्स की मैगजीन इकट्ठा करना शुरू किया और पार्क भी उसे इस काम में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जब इन्हों को महसूस हुआ कि जीहोन कहीं से मैगजीन ले रहा है और गार्ड्स को मार रहा है, तो स्थिति को देखते हुए वह जीहोन के पास आया और उसे ध्यान भटकाने के लिए कहा, मैंने बाहर एक नक्शा देखा है, मुझे लगता है कंट्रोल रूम जाने का कोई रास्ता है। मैं वहां जाऊंगा और तुम्हें कवर करूंगा, तुम वहां से कंट्रोल रूम जाना। जीहोन ने उसकी बात मानी और उसकी उलझन में आकर जीहोन ने उसे अपनी आखिरी मैगजीन दे दी। फिर यहाँ दिखाया गया जैसे ही वह वहां से बाहर निकला, ऊपर गोलियों की आवाज सुनकर वह डर गया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर बुला रहा था, लेकिन उसने वॉकी टॉकी फेंक दिया क्योंकि उसके पास ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। यह सुनकर कैट गुस्से में उसे गालियां दे रहा था और उसने नीचे आने का फैसला किया ताकि मैगजीन ले सके। अब फिर से इन्हों को दिखाया गया जो पीछे के रास्ते से जा रहा था, लेकिन अब उसे नया कवर चाहिए था। उसने वॉकी टॉकी इस्तेमाल किया और जीहोन को मैसेज दिया जैसे कि वह गार्ड के हमले में घायल हो गया था। उसने घायल आदमी की आवाज भी सुनी जीहोन से, जिससे जीहोन ने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल है। फिर इन्होंने सामने वाले आदमी को मार डाला गोली से, जैसे कि जीहोन वॉकी टॉकी से सुन रहा था। और अब जीहोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ही इन्हों मारा गया। जीहोन बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो इन्हों को अपना दोस्त मानता था। उसे ये नहीं पता था कि इनोमियो असल में सबसे बड़ा विलेन था। अंदर कैट मैगजीन लेकर बाहर जा रहा था और उनके रूम में कई गार्ड्स आ गए थे। पहले तो कैट ने इन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इन्हें नहीं मार सकते। अजीब बात यह थी कि कैट ने उनकी बात मान ली। कैट का बाहर सही समय पर न पहुंचना सबको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। गार्ड्स ने सबको पकड़ लिया। फिर हमें दिखाया गया कि जीहोन और जांग ने भी सरेंडर कर दिया कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी फ्रंटमैन इन्हों सामने आया और जीहोन से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा किया सही था? और फिर उसने अपनी बंदूक जीहोन की तरफ तान दी, लेकिन मारने से पहले रुक गया। जांग को देखकर उसके दिल में दर्द बढ़ गया। अपने दोस्त को मरते देख जीहोन जोर से चिल्लाया और फिर ये सीजन खत्म हो गया। अब सवाल ये था कि पैसे कौन जीतेगा और क्या जीहोन इन लोगों को ढूंढ पाएगा? ये सब हमें अगले सीजन में देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें।